ना 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 ना। सो आप सब कैसे हैं? राइट, सो here we are live. होपफुली आप सब देख पा रहे हो ठीक से। थोड़ी सी सेटिंग और अच्छी कर लेता हूँ। यस, सो हेलो एवरीवन, वेलकम। सो दिस इज़ मी रजनीश और रात के 10 बज चुके हैं और मैं और आप आ गए हैं और कहानियाँ सुनेंगे। अच्छी अच्छी कहानियाँ, थोड़ी डरावनी कहानियाँ, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। All set. Hello, DNY. How are you? Hope everything is good. Hello, Nisha. Welcome, welcome. So आप सब कैसे हैं? बड़े टाइम बाद। मैं बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा। एंड आशा करता हूँ कि आप भी सब अच्छे हों। राइट। हेलो संदीप भाई, वेलकम। तो आज ज़रा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, आप जल्दी जल्दी से शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक पहुंच पाएँ। आई एम गुड संदीप, हाउ आर यू? वेलकम कृष्णेंदु जी, आपका स्वागत है। एंड आज हमारे पास कुछ कहानियां हैं और आज जिस नई जगह के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है चंडीगढ़। तो 2 कहानियां और चंडीगढ़। नहीं नहीं, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, इतनी डरावनी नहीं होती है मेरी कहानियाँ, बस थोड़ा सा कुछ नॉर्मल। राइट, सो कीप शेयरिंग एंड टिल देन हम लोग कुछ कहानियों को, मैं आपकी कहानियाँ रेडी कर थोड़ा माहौल बना देता हूँ। राइट, तो शैल वी स्टार्ट आवर स्टोरी? शुरू करें? हाँ जी, बोलो, शुरू करें? तो मैं वो कहानी सुनाने आया हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत डर लगता है, डर महसूस होता है, क्योंकि डर लगता है और खुशी मिलती है। एनी हाउ, तो जैसा कि हर रात 10 बजे जब मैं आता हूँ तो बहुत सारी कहानियाँ होती, कई बार मैं कहानियाँ ढूंढ नहीं पाता हूँ। एंड कई बार होता क्या है कि जल्दी जल्दी में कहानियाँ बनानी पड़ती हैं, छोटी कहानी मिलती है, कुछ नॉर्मल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। लेकिन आज 2 एक्सपीरियंसेस हैं, 2-3 एक्सपीरियंसेस हैं। एक इमोशनल गो स्टोरी है और एक रेगुलर गो स्टोरी है और एक काला जादू। तो आप काला जादू वाली पहले सुनना चाहेंगे क्या, या इमोशनल? क्योंकि एंड में मैं जगह के बारे में बताऊंगा, जब सब जा रहे होते हैं तब भी मैं एक जगह के बारे में ज़रूर बताता हूँ। तो आज मैंने चंडीगढ़ चूज़ किया है। कौन सी सुनना चाहेंगे? स्टोरीज़। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। राहुल अभी तक नहीं आया है। काला जादू, काला जादू। राइट, तो ऑलराइट, फिर जल्दी जल्दी बताइए और शेयर करते रहिएगा ताकि हमारे नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ पाएँ। राइट, काला जादू बंगाल की कहानी है ये। फिर भी एनी हाउ, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी है। राइट, go on guys, keep sharing and I shall start the story in a moment, few moments. Hello Swapnil, welcome. तो ये जो कहानी है, आज की कहानी से लिखा है कुलदीप मीना ने। ये उनका अपना एक्सपीरियंस है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, ये सब एक कल्पना मात्र है जब तक ये हमारे साथ नहीं हो जाता। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। तो हर रात 10 बजे, जैसा
कि मैं आपके सामने आ जाता हूँ लाइव फेसबुक और इंस्टा पे अपनी कहानियों के साथ। और मेरी कहानियाँ मोस्टली हॉरर जॉनर की होती हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं एक जगह के बारे में ज़रूर सुनाता हूँ, कुछ जगह के बारे में ज़रूर बताता हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प जगह हो या आप उस जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में, या कुछ फैक्ट्स ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको वो फैक्ट्स नरेट कर पाऊँ। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी जो कुलदीप मीना ने लिखी है। ये उनके साथ का एक्सपीरियंस घटा है। वेलकम राहुल। संदीप राहुल इज़ हियर। ऑल राइट। बात कॉलेज के दिनों की है जिसे याद कर कर आज भी रूह कांप उठती है। हुआ यूँ था कि जो मेरे साथ मेरा जूनियर रहता था वो बहुत समझदार था और मेरी बड़े भाई की तरह इज्जत करता था। एक दिन उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी थी तो वो मुझे कह गया था कि भैया मैं रात को देर से आऊँगा। मैंने उसे कहा कि भाई रात को मत आना, सुबह ही आना सीधे। रात को आना ठीक नहीं है, लेट हो जाएगा, नहीं आओ सुबह आइयो। उसने कहा ठीक है भैया, मैं रात को वहीं रुक जाऊँगा। रात के लगभग 2 बजे होंगे। मेरी आँख लगी ही थी कि दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो आ गया। मैंने बोला कि मना किया था, फिर क्यों आया? तो वो सॉरी भैया बोलकर और पानी पीकर मेरे बगल में ही सो गया। मैं भी नींद में था तो सो, और कोई बात नहीं हुई मेरी, मैं भी सो गया। सुबह जब मेरे फ़ोन पर पुलिस स्टेशन से एक दोस्त का फ़ोन आया कि आप जल्दी से अस्पताल आ जाओ, आपके रूममेट की रात को एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मैंने बगल में देखा तो जूनियर वहाँ था ही नहीं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बाद में पता चला कि रात के 11 बजे ही उसका एक्सीडेंट हो गया था और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया था। मैंने घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा तो दरवाज़ा अब भी अंदर से बंद था और वो पानी की बोतल जिससे रात को उसने पानी पिया था वो मेरे सिरहाने पर ही थी। मेरे मकान मालिक को मैंने तुरंत हड़बड़ी में सब बताया और कि उसका एक्सीडेंट हुआ और चलो अस्पताल। ये बोलते हुए मुझे रोना आ गया। मैं और मकान मालिक अस्पताल पहुंचे जहां उसके दोस्त इकट्ठा हो चुके थे जो पार्टी में साथ गए थे, और मेरे जूनियर अमन के परिवार के लोग रो रो कर बिलखते हुए मुझे दोषी ठहरा रहे थे कि मैंने उसे क्यों जाने दिया, क्योंकि एक तरह की मेरी ही जिम्मेदारी थी उसका ध्यान रखने की। पर मैं डर के मारे न रो पा रहा था न बोल पा रहा था, क्योंकि कैसे कैसे हो सकता है कि रात 11-12 बजे एक मृत अमन रात को 2 बजे घर आए और मुझे सॉरी भी बोले। उसके सर पर चोट के निशान थे जो खून बहने की वजह से उसकी जान ली गई। रात में खुले सीवर के ढक्कन से बाइक डिसबैलेंस हो गई और वो डिवाइडर से टकराने की वजह से उसके जांघ और सर पर भयानक चोट लगी थी। मैंने अपने मकान मालिक को घटना बताई कि अमन का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है और वो अब नहीं है, जबकि वो रात को मेरे साथ था। तो मकान मालिक ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने नीचे का मेन गेट खोला ही नहीं है और ना ही किसी और ने। फिर मैंने और मकान मालिक ने वहाँ घर में लगे सीसीटीवी से सारी फुटेज देखी, पर कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं मानसिक रूप से बहुत डर गया था कि वो कैसे आया मेरे पास, क्या वो भूत था। उसके बाद मैं 6 महीने तक ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि मैंने एक ऐसे शख्स को खोया था जो शायद मरने के बाद मेरे लिए अपने मन में रिस्पेक्ट रखता था। हाँ, मैं बेहद डरा हुआ था। उसके बाद मैंने घर बदल लिया और अकेले की जगह 3 दोस्तों के साथ रहने लगा। पर आज 20 साल होने के बाद भी मैं इस तरह डरने लगा था जैसे 2 साल का बच्चा डरता है। घर वालों को ये बताया तो उन्होंने भी देवता की पूजन अर्चना कराई और भी जाने क्या क्या। उसके बाद मुझे ना कभी सपने में अमन महसूस हुआ और ना कभी वो वैसे दिखा।
उसकी यादें आज भी ताज़ा है मेरी नज़र में। आधी रात को मैगी बनाना, सामने दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेते वक्त मुझसे चिप्स कौन सी लाना है पूछना, खाने वाले आंटी को ख़राब खाना बनाने के लिए डांटना, और भी जाने क्या क्या। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज इस घटना को कई साल हो चुके हैं, पर आज भी इसे याद करके सिहर उठता हूँ। इस घटना के पहले मैंने कभी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, पर उस दिन के बाद से यकीन से कह सकता हूँ कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। तो ये कहानी थी कुलदीप मीना की, और उन्होंने जो महसूस किया उस बात की, क्योंकि हमें तब तक विश्वास नहीं होता जब हम खुद महसूस नहीं कर लेते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे लिख भेजिए, मुझे भेजिए, मैं आपके लिए सबको नरेट करूँगा। ये कहानियाँ कई बार हमें एकदम सच्चाई के नज़दीक ले जाती हैं, लेकिन ये दूसरे लोगों को बताओ तो वो कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। फैज़ भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हेलो भूपी, वेलकम वेलकम। फैज़ भाई कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप? राइट। सो ये थी कहानी कुलदीप मीना ने लिखी थी। तो हम अगली कहानी पे चलते हैं अपनी। हमारे पास और भी कहानियाँ हैं। राइट। थोड़ा माहौल बनाता रहता हूँ मैं बीच बीच में, तो आपको अगर डर लगता है ज़रा सा भी तो डरिएगा नहीं, ये सिर्फ एक कहानी है, मुझ तक ही रहने दीजिएगा। सो ऑल राइट। सो हमारे पास एक दूसरी कहानी है, वो थोड़ी सी इमोशनल है। ये शिमला से आते हुए कहानी है। राइट, शुरू करें। वैसे माँ की ममता को कौन नहीं जानता। माँ ही दुनिया में एक ऐसा भगवान है जो आपको हर खुशी दे सकता है। वो अपना ही पेट काट कर अपने बच्चों का पेट भरती है, और इसी माँ की ममता पर ये वाली कहानी लाया हूँ। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। वैभव जो 26 साल का है, उसकी अभी अभी नई शादी हुई है और उसकी एक खूबसूरत सी बीवी है। ये दोनों हनीमून मनाने हिमाचल गए थे, जहाँ उन्होंने 4 दिन गुजारे शिमला में। अब उनके दिल्ली अपने घर वापस आने का समय हो गया था। दोनों ने अपने गाड़ी में बैठे और दिल्ली के लिए चल दिए। रात के 11 बज गए थे। अब वो शिमला से वापस दिल्ली की ओर चल पड़े थे। हिमाचल की पूरी घाटी को पार करने ही वाले थे कि रोड बिल्कुल सुनसान थी। गाड़ी बिल्कुल तेज़ी में चल रही थी। मज़ा आ रहा था कि अचानक वैभव को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। उसको देखकर वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी रोकने से मना कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि ये लूटपाट करने की चाल हो सकती है। उसने मना किया कि ना, गाड़ी ना रोके। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिससे वैभव को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। उसे कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। पर वैभव ने बोला, अगर सच में ये किसी मुसीबत में होगी तो, और उसे हमारी ज़रूरत हो तो, क्योंकि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी अच्छे घर से थी। ये बोलते ही वैभव ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। और औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करिए। वैभव ने बोला, क्या हुआ? मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई है, पेड़ से टकरा गई है, उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी है, प्लीज़ प्लीज़ उसको बाहर निकालिए ना। ये सुनते ही वैभव की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की तरफ आ गए। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे एक पेड़ से टकराई हुई है। वैभव झट से नीचे गया और उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो रो रही है। वैभव ने दरवाज़ा खोलना चाहा, पर वो नहीं खुला। दरवाज़ा अटका हुआ था। उसने बहुत कोशिश की, तब जाकर वो दरवाज़ा खुला। वैभव ने उस लड़की को बाहर निकाला और अपनी गोदी में रख लिया, पर लड़की अभी भी रोए जा रही थी, मम्मी मम्मी रो रही थी। तभी वैभव की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहाँ उसे कोई बैठा हुआ लगा, लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था तो नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपने कपड़े से उसे साफ किया। जो वैभव ने देखा, उसे देख कर उसके
पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर कोई और नहीं, उसी बच्ची की माँ थी जो मदद के लिए वैभव को बुला रही थी। उसने देखा कि औरत के माथे से खून निकल रहा है, उसकी मौत हो चुकी है। वैभव की पत्नी ने वैभव की हालत देखकर झट से उसके पास आई और ये मंजर देखकर वो भी हैरान हो गई। देखते ही वैभव और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा जहां वो औरत खड़ी थी, और अब वहां कोई नहीं था। तो इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, और आप समझ ही गए होंगे कि जो वैभव के पास मदद लेने गई थी, तो ये माँ की ममता कहलाती है, जो कि मरने के बाद भी बच्चे को बचाने के लिए आत्मा बनकर आई। तो अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और भी लोग सुन पाएँ, और भी लोग अपने एक्सपीरियंस को साझा कर पाएँ हमारे साथ। और आपके पास भी ऐसा ही कुछ हो, एक कहानी हो, तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं आपके लिए सबको नरेट करूँगा। राइट। हाँ, थोड़ी इमोशनल थी। वेलकम सिंपी यादव, कैसे हैं आप? थैंक यू राहुल, थैंक यू। आपको ये कहानी पसंद आई। मेरे पास और भी कहानियाँ हैं, और एक और कहानी है, वो है वो कल सुनाऊँ तो चलेगा क्या? आज ही सुना दूँ? कल के लिए भी। अब मेरे पास कहानियाँ कम होती चली जा रही है, मैं ज़्यादा ज़्यादा कहानियाँ सुना दे रहा हूँ। आप बताओ, ये दोनों कहानियाँ हो गई हैं ख़त्म, तो क्या हम अब तीसरा अपने इसके बारे में बात करें, जगह के बारे में? तो आज की जो जगह है वो है चंडीगढ़। तो मैंने चंडीगढ़ चुना है आज, और उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ, आप भी कुछ ज़रूर भेजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई इंसिडेंट हो, ऐसी कोई कहानी हो, तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए नरेट ज़रूर करूँगा। तो आइए, तो हम जानते हैं आज की जगह के बारे में। अच्छा, आज ही सुना दूँ? आप लोग डरते वरते नहीं हैं, सुनना चाहते हैं कहानी? तो आइए, आज की तीसरी कहानी आपको सुनाता हूँ। तो तीसरी कहानी है, ये है बंगाल से। रामनगर एक जगह है, वहाँ पर ऐसे बंगाल में बहुत सारा काला जादू होता है, लेकिन ये कहानी जहाँ से मतलब जहाँ से ली गई है, हाँ, ली कार्बूज़र ने चंडीगढ़ बनाया था। राइट राइट राहुल, क्या बात है! आप बड़े ही आर्टिस्टिक आदमी हैं, और इनको तो बहुत कुछ पता होगा। वेलकम मनीषा, वेलकम। तो आइए हम लोग तीसरी कहानी में कल सुनाऊँ, चलेगा आप लोगों को? तीसरी कहानी कल, कमेंट करके बताइए, आज या कल। वेलकम कृष्णा, प्रिया जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। तो काला जादू, ये डरावना है, इसमें लगता है डर। तो आप आज ही सुनना चाहेंगे या कल? फोटो खिंचदा वीरे, मेरी भी फोटो खिंच रही। तो हम चंडीगढ़ के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कहानी आज ही सुनाऊँ काला जादू वाली, कि कल? कल पे छोड़ दोगे तो भी अच्छा है, आज कहोगे तो आज। कमेंट करके अब भी बताओ, आज या कल? फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो और बताओ कि आज या कल। डिले ना हो जाए। आपके कमेंट, फेसबुक वालों आपके कमेंट नहीं मिल रहे, जल्दी। अरे यस, आई एम बैक। मुझे पता नहीं है क्या हो गया था कैमरे के साथ, बट यस, आज आज तो लीजिए, आपके सामने पेश है एक काला जादू की कहानी। तो ये कहानी जो है वेस्ट बंगाल के रामनगर की है। जैसा कि आपको पता है कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर रहे हैं काफ़ी सालों तक, और जिस तरह के आज के कस्बे और इनफैक्ट छोटे छोटे गांव हैं, पहले नहीं हुआ करते थे ऐसे। तो धीरे धीरे हर चीज़ में बदलाव आया है। चीज़ें, शहर, कस्बे सब बढ़ गए हैं, बड़े हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं, सुविधाएं भी बेहतर हो गई हैं। लेकिन जो विश्वास है काला जादू में, अंधविश्वास में, वो वहीं का वहीं है। राइट। तो आप कैसे भी कैसे भी करके, मतलब आप कभी भी
इन अंधविश्वासों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। होता यूँ है कि हम जब भी यही सोचते हैं कि नहीं नहीं ये सब तो कहीं सुनी बातें हैं, ऐसा है वैसा है, तभी वहीं जाकर हमें पता लगता है कि किसी के साथ ऐसी कोई घटना हो गई है और वो बात सच में बदल जाती है, हमारा विश्वास उस पर बढ़ जाता है। तब हम क्या करते हैं? तो एक्चुअली ये बात ऐसी कही जाती है कि जब तक कि आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो जाए, ठीक, तब तक आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं, राइट। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे कभी प्रूफ नहीं किया जा सकता, तो और ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जैसे कि इसमें कैसे बताऊँ मैं कि इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कई बार चीज़ों का, कि वो मुझे कैसे दिखाई दिया, कहाँ से आया, कब आया, अंदर कैसे आया। जैसे पिछली 2 कहानियों में था कि वो हेल्प के लिए आते हैं, वो मिलने आते हैं, तो ये दोनों कहानियों में वैसे ही हुआ, लेकिन इनका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। तो आज की कहानी भी ऐसी है। 3 दोस्त होते हैं, छोटे बच्चे, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, पाल्टू, रिंकी और क्या नाम था तीसरा, मांझा, मांझा, हाँ मांझी, राइट। ये 3 बच्चे होते हैं और एक ही को कस्बे में रहते होते थे। तो ये लोग इन्होंने अपनी दादी नानी से बड़ी सारी कहानियाँ सुनी होती हैं, डरावनी कहानियाँ सुनी होती हैं, राइट। तो ये जो स्टोरीज़ इन्होंने सुनी थी, बच्चों को जब सुनाओ तो वो सच मान बैठते हैं, लेकिन बड़ों को कभी विश्वास नहीं होता। तो यही हुआ इनकी केस में भी। तो अंग्रेज़ों के टाइम से पहले से एक काला जादू करने की प्रथा थी, उसे सीखने में बहुत टाइम लगता था। लोग जो सीख जाते थे वो लोग मास्टरी कर जाते थे उस पर। वो ऐसी कहानी थी, वो ऐसी बात होती थी कि उसको वहाँ पर आज भी एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है निशी डाक। निशी डाक क्या करता है कि वो 3 बार आपको आवाज़ देता है। जब वो आपको 3 बार आवाज़ देता है और अगर आपने उस आवाज़ का रिप्लाई दे दिया तो आपकी जान गई। तो यही रीज़न था कि वो तीनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और ये कहानियाँ सुनते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जो सबसे छोटा बच्चा था, पाल्टू, वो अपने घर पे सो रहा था। तो उसकी मम्मी आई, उन्होंने बोला कि ये दूध पियो और दूध पी के सो जाओ। पढ़ रहा था वो, दूध पी के सो, तो अपने उसे कमरे से चले जाते हैं। तो जैसा कि कस्बों में होता है कि खुले खुले घर होते हैं, खुले खुले बेड़े, यानी कि आंगन की तरफ, बाहर की तरफ निकलो तो खुला मैदान सा होता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो ऐसा ही वहाँ पे हुआ। तो उन्होंने क्या हुआ कि मम्मी जो थी वो चली गई। अब बच्चा दूध पीने को जा रहा था कि गिलास हिलने लगा। तो उसको थोड़ा सा लगा कि क्या हो रहा है, पहले बोले बोले, तभी पीछे से आवाज़ आई, पाल्टू। तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि कोई भी नहीं है। तो उसको लगा कि शायद घर के बाहर से आवाज़ आ रही है। तो अपने रूम का दरवाज़ा खोल के सेंटर रूम में जाता है और बाहर की तरफ निकल जाता है रात को। जब वो रात को बाहर निकलता है तो उसको फिर बोलता है कि अरे इधर हूँ मैं, यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ कहाँ देख रहे हो। तो वो उस आवाज़ की तरफ चला जाता है। छोटा सा बच्चा होता है, पीछे पीछे जाता रहता है उसके मस्ती में। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जैसी वो तीसरी आवाज़ लगाता है, ये जवाब दे देता है। और जैसे ही जवाब देता है, धम से ज़मीन पे गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। अगली सुबह जब उसकी घर वाले उसको वहाँ पे देखते हैं तो रोने पीटने लगते हैं। बहुत ज़्यादा डर का माहौल पैदा हो जाता है कि आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ। तो एक बूढ़ी दादी थी, वो गांव की बूढ़ी दादी, उन्होंने बताया कि ये हो ना हो निशी डाक का है। लेकिन गांव में किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा सालों से नहीं था, किसी ने ऐसा किया नहीं था। तभी एक बंदा होता है रमेश नाम का, वो दादी के साथ ही रहता था। तो वो कहता है कि शायद कोई तो है जो कुछ कर रहा है, हम लोग क्यों ना रात को पहरा देते हैं। दादी ने ये भी बताया कि ये जो निशी डाक है पहले किसी आदमी को करता था, लेकिन ये किसी बच्चे का किया है। बच्चे का किया है, इट मीन्स कि किसी और को पावर पहुंचाने के लिए किया है। जैसे पावर पहुंचाने के लिए कि जब कोई आदमी मरने लगता है, वो कभी उसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कभी कुछ नहीं हुआ, तो किसी बच्चे की आत्मा डाली है उसमें, बच्चे की आत्मा ले ली जाती है, बच्चे की जान ले ली जाती है और उसमें डाल दी जाती है, राइट। वो एक नारियल लेके आता है, नाम, तीसरी बार नाम बोलते ही अगर आपने जवाब दे दिया तो आपकी जान चली गई। और फिर वो नारियल का पानी उस मरीज़ को पिला दिया जाता है और वो मरीज़ एकदम चंगा वाला हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो ये तो दादी ने कहानी बताई उनके हिसाब से, लेकिन उस वक्त ये सब नहीं होता था और ये अचानक
काफ़ी सालों बाद ऐसा सुन रही थी, वो दादी देख भी रही थी, तो ये उनको थोड़ा सा शक हुआ। लेकिन इसको वो बड़ा ही पावरफुल होता है, जो ये परफॉर्म करता है काला जादू, वो बड़ा ही पावरफुल होता है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो ये बात तो पता नहीं लगी। तो अब जो 3 बच्चों में से 2 हो गए थे, अब वो दोनों स्कूल जाने लगे, तो जो दूसरी बच्ची थी उसको वो पालतू नज़र आने लग गया। लेकिन ये दूसरी बच्ची बड़ी तेज़ थी, इसको पता था कि ये निशिटाक वाली चीज़ क्या है, और ये ना अपने कान बंद कर लेती थी, सुनती नहीं थी, इग्नोर करके चली जाती थी। तो अपने घर गई, उसने घर पे बातचीत करना छोड़ दिया, किसी से बातचीत नहीं कर, जवाब नहीं देती, जब तक कोई सामने आके उसको हाथ लगा के बात ना करे वो जवाब ही नहीं देती थी। वो बच्ची इतना ज़्यादा उस छोटे बच्चे अपने तीसरे दोस्त की डेथ से प्रभावित हुई कि वो उसका जवाब ही नहीं देती थी, किसी का भी नहीं। टीचर ये भी बोल रहे थे कि उसका पढ़ाई में मन नहीं है, ये है वो है, सब कुछ बोल रहे थे। एक बार उसके दोस्त ने पूछा कि तू एक्चुअली में ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, तो उसने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई और मेरे सामने आकर मुझे उकसा रहा है, मुझसे कुछ पूछना चाहता है, मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। तो उसने पालतू का जिक्र किया, तो वो उसकी जो फ्रेंड थी वो हंसने लगी, ऐसा होता है क्या, वो नहीं रहा अब, ये आप ऐसे कैसे कह सकते हो। उसने अपनी दोस्त को ये सब मना करने से कहा, मतलब मना किया कि ये सब मत बोलो। फिर क्या हुआ कि वो लोग स्कूल चले जाते हैं अपने। स्कूल में एक दिन ग्राउंड में वो पानी पीने के लिए जाती है, तो साइड में एक पेड़ होता है, अकेले उसको पेड़ पर पालतू नज़र आता है। डर के मारे सिहर से उठती है, अपने घर जाती है वापस, मम्मी से सब कुछ बताती है। मम्मी भी उसका कोई विश्वास नहीं करती, घर पे कोई विश्वास नहीं करता उसका। तो वो कहती है तुम, मम्मी ने उसको डांटा, बोला कि तुम ठीक से पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं कर रही हो, कोई ध्यान नहीं तुम्हारा, हो क्या गया है। आज रात को तुम्हारे पापा आने वाले हैं और वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो बहुत बड़ी खुश हो जाती, क्या बात कर रहे हो, पापा आने वाले हैं, अरे वाह। तो अभी वो पढ़ाई लिखाई करके अपने रूम में बैठी होती है कि आवाज़ आती है, उस आवाज़ आती है उसकी जो बड़ी क्लियर आवाज़ होती है कि मांझी मैं हूँ। उसने बोला मैं, तो बोलते हाँ तुम्हारा पापा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया था और सामने से उसका पापा। ये बड़ी खुश हुई, जाते ही इसने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि सफ़ेद सा पालतू खड़ा है, और अब वो ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज हो गई है, और वो उसको फॉलो करने लग जाती है। वो बोलता रहता है इधर चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। तो जैसे ही उसके पापा की आवाज़ें बोलती है, पीछे से आवाज़ आती है उसके पापा की, पीछे मुड़कर बोलते पापा डन। वो आदमी नारियल बंद कर देता है और इस मांझी की जान चली जाती है। अगले दिन गांव में फिर वही शोर कि ये फिर से हुआ है, ये लगातार दूसरे बच्चे की जान गई है, अब क्या करना चाहिए। तो जो आदमी था रमेश, जो दादी के साथ रहता, उसने बोला कि हम लोग पहरा देंगे, हम देखेंगे रात को किसी और बच्चे की जान ना जाए। तो पूरे कस्बे में लोग घूमने लगे, पहरा देने लगे। ये सब हो ही रहा था, रोज़ पहरा दिया जाता था। दादी और सब लोगों ने मिल के ये चेष्टा की थी कि हम बचाएंगे, बाकी बच्चों को बचाएंगे, ऐसा नहीं होने दें, क्योंकि ये इमीडिएट दूसरा केस था। तो जो तीसरी दोस्त थी उनकी, वो स्कूल जाने लगी, अब वो अकेली हो गई थी। तो कुछ दिनों बाद उसको ऐसा लगा कि जो मांझी दोस्त है उसको नज़र आने लग गई, आए जाए कहीं ना कहीं उसको दिख जाती थी। तो उसने क्या किया कि अपनी मम्मी को ये बात बताई। तो उसकी मम्मी को तो विश्वास हुआ, लेकिन उसके पापा ने उसे बहुत झाड़ दिया। उसके पापा उसको बहुत तेज़ गुस्सा करने लगे कि नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो, और ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। उसकी मदर ने बोला कि नहीं, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, ये सच है, इसने मांझी के टाइम पे भी मुझसे बात की थी, लेकिन हम ही लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब उसको मांझी दिख रही है। उसके पापा ने बोला कि इसकी मांझी से अच्छी दोस्ती थी, और ये सब अक्सर ऐसा होता है, इसको एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे, वहाँ ठीक होगी। तो उसकी माँ बहुत गुस्सा कर बोले कि नहीं, कुछ भी हो, मेरी बेटी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएगी, तुम इसे पागल घोषित कर रहे हो, ये पागल है। नहीं। तो फिर क्या हुआ कि इसके बाद एक रात की बात होगी, उसकी मदर सोने लग गई थी उसके साथ। तो मदर जो थी उनको बड़ी चिंता थी, उनको कहा कि हो ना हो मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी। इसके पति तो मान नहीं रहे थे, वो कह रहे थे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ, ये करवाओ वो करवाओ, बट उसकी मदर ने बोला कि नहीं मनाऊंगी। तो वो दादी के पास जाती हैं एक शाम।
तो दादी के पास गई तो दादी ने उनको बताया कि बेटी मैं जानती तो नहीं कि क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये निशी डाकी है और वो ही इस तरह के डेथ करती कि बच्चे के शरीर में एक खरोच नहीं और बच्चे की डेथ हो गई बिना किसी बीमारी के। ये निशी डाकी करता। तो हुआ ये कि वो उसको बताती हैं कि ऐसा एक काम करो कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पता करो कि ऐसे कोई मरीज़ तो नहीं है जो बिल्कुल मरने वाला हो और अचानक तंदुरुस्त हो गया हो। कि अगर ऐसी कोई बात है तो ज़रूर जो काला जादू करने वाला है वो उन लोगों के पास गया होगा, उनसे मिला होगा और उसी ने ऐसा किया होगा, वो ज़रूर जानता होगा। क्योंकि हम ऐसे किसी को नहीं बोल सकते कि तुमने काला जादू किया है। वो आदमी उससे ज़रूर मिला होगा जिसकी उसने जान बचाई होगी। तो कोइंसिडेंटली मतलब कि ये बड़े ही अच्छी बात थी कि इनकी एक दोस्त हॉस्पिटल में नर्स थी। तो ये डायरेक्ट उस दादी के घर से सीधे, अम्मा के घर से सीधे अपनी दोस्त के घर जाती हैं। उसके घर जाके बोलते हैं कि एक हेल्प चाहिए और ये हेल्प तुम ही कर सकती हो कि मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा मरीज़ तो नहीं है जो एकदम मरते मरते ठीक हो गया हो। तो उसने बोला हाँ, पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसे 2 मरीज़ थे जो बिल्कुल मरने वाले थे, मरने के कगार पे थे और वो ठीक हो गए। क्या बात कर रही हो? तो कहा कि तुम कुछ एक ऐसा एक बंदा बता सकते हो कि जो उन दोनों से मिलने आया हो मगर इन दोनों मरीज़ का आपस में कोई कनेक्शन ना हो। कहते हाँ, एक बंदा आया था जो दोनों मरीज़ से मिलने आया था थोड़ा, और लेकिन वो इन दोनों मरीज़ को जानता था और बातचीत भी की और फिर चला गया। तो उसने पूछा कि तुम उनको पहचान सकती हो? कहती हाँ बिल्कुल पहचान लूँगी, क्यों नहीं पहचानूँ। तो ये वहाँ बात कर रही होती हैं। इधर आज शाम हो चुकी होती है, 8-9 बज रहे थे। तो जो हस्बैंड होते हैं इनके, वो अपनी बेटी के साथ सो रहे होते हैं। तो जब सो रहे होते हैं, आधी रात होती है, तो पाल्टू और मांझी की आवाज़ आती है उस बच्ची को। बच्ची अचानक से डर के उठ जाती है। तो वो बोलते हैं कि रिंकी चलो मेरे साथ चलो। वो मुड़ के पापा की तरफ देखती है, पापा को हिलाने लगती है। तो वो दोनों कहते हैं कि पापा गहरी नींद में हैं, नहीं उठेंगे, चलो हमारे साथ। और फिर वो ऐसा लगता है ऐसे हिप्नोटाइज हो गई और उनके साथ चलना शुरू कर देती है। अब क्या होता है कि वो धीरे धीरे घर के बाहर जा रही होती है। दरवाज़ा खुल जाता है, वो दोनों के पीछे जा रही होती है। तभी जो एक पाल्टू, मरा हुआ पाल्टू होता है, वो उसको बाय बोलता है और वो उसके सीधे सीधे माँ जी के पीछे चली जाती है। सीढ़ियाँ उतरती है, सामने एक छोटा सा तालाब होता है थोड़ी दूर पे। तालाब के ऊपर ऊपर रिंकी चल रही होती है और उसको वो अपने पास बुला रही होती है। ये सुनते ही वो पीछे जाने लगती है। इतने में ही पीछे से जब रात हो चुकी होती है, उसकी जो मदर होती हैं, दादी माँ ने उनको एक माला दी होती है, वो भी साथ लेके आई होती हैं कि ये बेटी को पहना देना, शायद बचाव हो। वो आती है तो देखती हैं कि एक आदमी उनके घर के पीछे की तरफ से नारियल पकड़े जा रहा है। तो अब उनको कुछ शक हुआ, वो फटाफट उस आदमी के पीछे भागती हैं, उस आदमी को देखती हैं और इधर रिंकी है वो बिल्कुल तालाब के पास ला रही है धीरे धीरे हिप्नोटाइज करके। उधर उसकी माँ उसको देख लेती हैं। अब वो आवाज़ लगाती, वो आदमी रुक जाता है, हाथ में नारियल पकड़ा हुआ है। वो जैसे ही मुड़ता है तो पता लग जाता है कि आदमी कौन था। ये आदमी दादी के साथ रहने वाला रमेश था। वही रमेश जो रात को पहरा दे रहा था गांव में, ये ढोंग था। अब तो आओ देखा ना ताओ, इसकी मदर उस पर टूट पड़ती हैं। वो आदमी एकदम लाल आँखों वाला धक्का देता, दूर जाके गिरती हैं। तो घर के पास एक छोटा सा एक गाड़ी होता है जो मिट्टी उठाने वाला, वो आदमी इसको उसके साथ बांध देता है इनकी बच्ची की मदर को। अब तो वो आदमी फटाफट उसकी जान लेना चाहता था ताकि जैसी जान ले और वो यहाँ से जाए। अब क्या हुआ, इसने ज़ोर से ताकत लगाया और अपने आप को छुड़ाया और उसके बाद फटाक से उस आदमी पे छलांग लगा देती हैं। जब ये छलांग लगाती है, उसके हाथ से वो नारियल
गिर जाता है और उसका पानी निकल जाता है और उस बच्ची की जान वापस आ जाती है, बिल्कुल किनारे, तालाब के किनारे गिर जाती है, राइट। और ये जो मदर होती हैं कुछ नहीं करती, सीधे एक बहुत बड़ा पत्थर उठाती हैं और उसके माथे पर दे मारती है। वो उसके सिर से खून निकलने लग जाता है और वो वहीं पे अचेत होकर गिर जाता है। फिर वो भाग कर तालाब के पास जाती है, वहाँ अपनी बेटी को उठाती हैं। बेटी उठती है, रोने लगती है कि मम्मी मैंने बिल्कुल वही देखा। वो भी रोने लगती, दोनों रोने लगते हैं, घर वापस आते हैं। तो अगले दिन दादी माँ भी आती हैं, सब लोग, शहर के लोग आते हैं और वो आदमी वहीं पे बेहोश पड़ा होता है। उसको उठाते हैं, उसको कई सालों की जेल हो जाती है इस काला जादू के चक्कर में। लेकिन जो लोग नहीं मानते थे, जिन लोगों ने बताया कि वो उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, उन सब लोगों का अंधविश्वास हट गया था और अब वो लोग सब विश्वास कर रहे थे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। 2 बच्चों की जानें जा चुकी थी और एक बच्ची की जान जैसे तैसे बची थी। तो रमेश ने कई सालों बाद इस सिद्धि को प्राप्त किया था, कई सालों की मेहनत से काला जादू सीखा था और वो पैसों के लिए सब करता था। वो ऑलमोस्ट मरते हुए मरीजों को या जो लोग उसको पैसा दें उनको ठीक करता था। तो पैसों के लालच में उसने बच्चों की जान लेना शुरू कर दिया था अपनी कई सालों की सिद्धि को पाने के बाद। लेकिन रिंकी की मम्मी की साहस की वजह से ये सब कुछ हो पाया कि वो बच पाया और रमेश के बारे में पता लगा और अब उनका परिवार स्वस्थ है और बाकायदा इन सब बातों में विश्वास करता है और ध्यान रखता है कि आगे कभी कुछ ऐसा ना हो। और वहाँ के लोग अभी भी अंधविश्वास में मानते हैं, काला जादू में मानते हैं। ऐसे इंडिया के कितने ही स्टेट हैं जहाँ पर काला जादू आज भी प्रैक्टिस होता है। तो इसकी सज़ा भी है कि किसी को बहकाना, किसी से पैसे लेना या किसी को डेंजर जोन में डालना इन काला जादू की वजह से, इसकी एक सज़ा भी है गवर्नमेंट में। तो ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, ये कईयों के एक्सपीरियंसेस होते हैं। इन कहानियों में कई बार डर छुपा होता है, कई बार सच होता है। लेकिन ये मानने वाले के ऊपर है, सुनने वाले के ऊपर है कि उसे कल्पना माने या सच। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं ये कहानियाँ सिर्फ आपका मनोरंजन करने के लिए सुना रहा हूँ। इसमें से मेरी कोई भी भावना किसी को ठेस पहुँचाने की नहीं है। तो आप सब लोग अगर सुन रहे हो, कभी अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और अच्छा ना लगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना मात्र है। आपके पास भी अगर इस तरह के कोई एक्सपीरियंसेस हों तो मुझे आप ज़रूर शेयर करें, मुझे भेजें, ताकि मैं वो आपको कहानियाँ जो है मज़े में सुना पाऊँ। तो आपने सुनी आज 3 कहानियाँ, मज़ेदार और अच्छी। तो आगे भी मैं कहानियाँ लाता रहूँगा, इस तरह की कहानियाँ और इस तरह के एक्सपीरियंसेस लाता रहूँगा। अगर आप ये कहानियाँ मिस कर चुके हो, सुन ना पाए हो, तो ये कहानियाँ यूट्यूब पर लाइव स्टोरी टेलर के नाम से मेरा चैनल है, लाइव स्टोरी टेलर। तो आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच फोटो खिंचदा। थैंक यू स्वप्निल, थैंक यू। आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं। वेलकम आदर्श शुक्ला जी, वेलकम वेलकम सोनू। हाय करण, हाउ आर यू? इट्स रियली लॉन्ग टाइम मैन, हाउस लाइफ, राइट। सो ये सब कहानियाँ, तो आज मैं जिस जगह की बात करने वाला हूँ वो जगह है चंडीगढ़। वेलकम सुनील सेवाखानी जी, कैसे हैं आप? द बेस्ट थिंग टुडे लास्ट स्टोरी वॉज वॉट यू सेड वॉज एक्चुअली जस्ट फील इट, यू कन्वे द बेस्ट। Thank you so much, Janvi. I mean, you are the best listener and viewer of my stories. I actually love it. So you also keep commenting below. So I must improve my stories. I must improve my narration as well. तो आपके पास भी अगर इसी तरह की काफ़ी या कोई एक्सपीरियंस हो जो आपने सुनी हो या खुद महसूस की हो, तो मुझे ज़रूर भेजें ताकि मैं आपके लिए सबको नरेट कर सकूं। एंड तो आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो जगह है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में मैं काफ़ी साल रहा हूँ, तो मैं उसको करीब से भी जानता हूँ और आज ये एक्सपीरियंस भी आपके लिए लेके आया हूँ। राइट, तो हम शुरू करते हैं आज की जगह के बारे में जानते हैं और वो जगह है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के बारे में आपको जितना नॉलेज है, मुझे भी लगभग उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं वहाँ कुछ साल रह के आया हूँ। कुछ साल मतलब मैं अपने स्कूल
के 12 से लेकर के ग्रेजुएशन के 1 साल बाद तक 5-6 साल वहाँ रहा हूँ, लेकिन आज भी जाता हूँ तो बहुत अपनापन सा लगता है। और शायद अपने परवाणु के बाद अगर किसी शहर को अच्छे से जानता हूँ तो वो है चंडीगढ़। तो चलिए, हमें ऐसी जगह को ज़रूर अच्छा से देखना चाहिए। एंड आपको, अगर आप कभी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो बहुत अच्छी तरह से प्लान्ड सिटी है ना, उसे चंडीगढ़ कहते हैं। और चंडीगढ़ टोटली प्लान्ड है। तो ये पड़ता है इंडिया के नॉर्थ साइड में। एंड चंडीगढ़ शहर जो है वो देश का सबसे सुनियोजित क्षेत्र भी कहलाता है। शहर में प्रवेश करते के साथ साथ ही आपको इसकी खूबसूरती का अनुमान होना शुरू हो जाएगा। ये खूबसूरत और नियोजित शहर अच्छी तरह से बुनियादी सुविधाओं के लिए डिज़ाइन किए गए रचनाओं और इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। इस नियोजित रचनाओं के साथ प्रकृति हरियाली को भी शहर के साथ अच्छी तरह से जोड़ा और बरकरार रखा गया है, जिससे शहर की खूबसूरती में और 4 चांद लग जाते हैं। द सिटी ब्यूटीफुल शहर में पर्यावरण के अनुकूल शहरी परिदृश्य और सुनियोजित बुनियादी ढांचे के कारण इसे द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में बोल रहा हूँ, तो मैं आपके लिए नॉर्मल बोलता हूँ। तो इसका जो प्लानिंग है कि प्लानिंग बहुत अच्छी है। हर सेक्टर में रोड, सड़कें और ट्री प्लांटेशन बहुत अच्छी है। मतलब वो उसको देखने के साथ ही आपको खूबसूरती का जो एहसास होगा ना, वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। तो शहर का जो नाम है चंडी देवी मंदिर है, बिल्कुल चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगता है। तो उसकी वजह से चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ पड़ा। तो थोड़ी सी हिस्ट्री ये भी है कि यहाँ इससे पहले 19 गांव होते थे बनाने से पहले। जब सरकार ने सोचा कि गांव एक शहर बसाना है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने वो सारे गांव वहाँ से खाली करवाए थे और उनको दूसरी जगहें मतलब शिफ्ट किया था। तो शहर की 2 अलग अलग भूमिका है चंडीगढ़ की। पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल है, और उसके साथ ही ये केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी भी है, जो कि सीधे सेंटर के अंडर आता है। तो राजधानी होने के साथ साथ दोनों राज्यों का इस पर कोई हक भी नहीं है। तो उनके साथ ही शहर है हरियाणा का पंचकुला और पंजाब का शहर मोहाली। तो इसे एक साथ में ट्राई सिटी भी बोलते हैं। तो इसे बनाने में मतलब सबसे बड़ा हाथ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, राइट। ये उनकी कल्पना का सबसे विशेष वो था कि वो इस शहर को बनाना चाहते थे, क्योंकि पंजाब के पास आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई बड़ा शहर नहीं था जो ईस्ट की तरफ भी हो। बिकॉज वेस्ट की तरफ लाहौर था, और लाहौर अब जा चुका था पाकिस्तान में। तो उन्होंने एक नए शहर की मांग की। और नए शहर मतलब कि एक अच्छा शहर। तो आगे बताता हूँ मैं। तो ये शिवालिक हिल्स हैं। शिवालिक, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो शिवालिक रेंजेस के बिल्कुल फुट हिल पे हमारा शहर चंडीगढ़ है, राइट। ये फ्रेंच शैली शहर का मुख्य डिज़ाइन, और जो डिज़ाइनर थे वो फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजर द्वारा तैयार किया गया है, और बहुत ही अच्छा है। अगर आप सेक्टर 19 है वहाँ पे, उनकी सारी की सारी उनके काम का विवरण यानी कि उनका म्यूज़ियम है वहाँ पर। तो आप कभी चंडीगढ़ जाएँ तो वहाँ ज़रूर देखें, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पूरा शहर एक ही कमरे में बनता हुआ देखकर। तो हालांकि कि एक धारणा है कई लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है कि ये डिज़ाइन पहले से ही बनाया हुआ था, थोड़ा मतलब स्टार्ट किया हुआ था, और इसको जो तैयार किया था वो अमेरिकन आर्किटेक्ट अल्बर्ट मेयर ने तैयार किया था। वो हालांकि कहीं पूरे अर्थ में कहीं भी ये डिज़ाइन बनाया नहीं गया एक्सेप्ट चंडीगढ़ पे। मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन तैयार किया था, उसको बढ़ाया था ली कार्बूजर ने। तो रास्तों में बने राउंड अबाउट, चंडीगढ़ की सड़कों पर बहुत सारे राउंड अबाउट्स बने हुए हैं जो यहाँ के ट्रैफिक की मूवमेंट को बहुत इजी कर देते हैं। ये राउंड अबाउट्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन लगते हैं। यहाँ कहीं भी आपको कोई और शहरों की तरह स्टैचूज़ नहीं दिखेंगे, और शहरों की तरह कई बेफालतू झंडे नहीं दिखेंगे। तो ये इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। सदाबहार शहर चंडीगढ़ इंडिया के सबसे हरे भरे शहर के रूप में सम्मानित है। शहर के विकास के दौरान वृक्षारोपण यानी कि ट्रीज़ लगाने का जो काम था, यहाँ की महत्वपूर्ण योजना थी। यहाँ पेड़ पौधे और इनकी कई प्रजातियाँ हैं। मतलब इंडियन पेड़ नहीं है, बहुत सारे बाहर वाले पेड़ भी हैं।
द ओपन हैंड शहर का चंडीगढ़ सरकार का प्रतीक है ओपन हैंड, राइट, मतलब साइन है वहाँ का अगर बोल सकते हैं। और ली कार्बूजर द्वारा ये भी इस डिज़ाइन बनाया गया था, राइट, आई मीन ये हाथ वाला डिज़ाइन भी। और ये दर्शाता है शांति, समृद्धि और मानव जाति की एकता को देने के लिए है। मतलब ये जो हाथ है ये शांति समृद्धि देने के लिए है मानव जाति को, उनकी एकता के लिए। और यहाँ जो 13 नंबर है वो अशुभ माना जाता है। यहाँ कुछ भी 13 नंबर में नहीं है, ना कोई सेक्टर 13 नंबर है, ना कोई बिल्डिंग तो 13 मतलब 13वीं मंजिल है ही नहीं, इस तरह से है ही नहीं, उतनी 13वीं मंजिल तक ही नहीं है, राइट। और ये ऐसा इसलिए कि वो शुभ नहीं माना जाता है। और एक और इतिहास है यहाँ के, यहाँ से 43 किलोमीटर्स के पास एक संघोल गांव है, ये सबसे नज़दीक, ये कैसे बोलेंगे, यहाँ पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था और कुछ बौद्धिक स्तूप यहाँ खुदाई के दौरान मिले हैं जो ये बताते थे कि इनकी प्रेजेंस थी। सेक्टर के अनुसार योजित, चंडीगढ़ को सेक्टर्स के अनुसार योजित किया गया है। इन सेक्टर्स में ही रहने के लिए और बाज़ार और स्कूल्स और सबकी जगह, हर सेक्टर में अपना एक छोटा सा मार्केट है, स्कूल है, मतलब सरकारी प्राइवेट, और अपना भी एक क्लिनिक है। तो हर एक सेक्टर का अपना अपना है, जबकि एक सिटी का मेन भी है। और यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये तलहटी पे है, शिवालिक की तलहटी एकदम नीचे पे है। और बहुत मस्त है यहाँ पर, बहुत गर्मी, रुक रुक कर बारिश, और थोड़े ठंड में थोड़ा ठंड का जो अनुभव है बहुत बढ़िया होता है। सेक्टर 17 यहाँ की प्रमुख कमर्शियल केंद्र है, मतलब सेंटर ऑफ सिटी, और यहाँ सेंट्रल प्लाजा में बड़े बड़े स्टोर, रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। ये पेडेस्ट्रियन पैराडाइज बोला जाता है, पैदल चलने वालों का स्वर्ग, क्योंकि यहाँ लोग बिना किसी गाड़ी वगैरह के, अब तो खैर गाड़ियाँ आसपास आने भी नहीं देते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं, मज़े ले सकते हैं, सैर कर सकते हैं। और साइकिल के लिए, रास्तों में साइकिल चलाने के लिए भी ना यहाँ पे अलग से ट्रैक बनाया हुआ है, तो आप मेन रोड पर साइकिल नहीं चला सकते, आप साइड में ही साइकिल चलाएं तो बहुत अच्छा होगा। और एक और चीज़ जो इस शहर के बारे में फेमस है वो है पेंशनर्स पैराडाइज, पेंशन भोगियों का स्वर्ग। चंडीगढ़ 3 सरकारों का मुख्य केंद्र है, इसलिए यहाँ के ज़्यादातर लोग या तो सरकारी नौकरी में होते हैं या फिर सरकारी नौकरी से रिटायर्ड रेजिडेंट, इसलिए इसे पेंशन भोगियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। साफ सुथरा, राष्ट्रीय सरकार के अनुसार ये बिल्कुल साफ सुथरों शहरों में से एक है। और जैसा कि मैं वहाँ खुद रहा हूँ तो ये दावा बिल्कुल सच है कि ये बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा शहर है। और हाँ, 3 गवर्नमेंट यानी कि 2 स्टेट का कैपिटल और एक सेंटर का स्टेट होना, ये अपने आप में इसकी खूबसूरती में और चांद चाँद लगाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ काम बड़ी जल्दी हो जाते हैं, अच्छे तरीके से हो जाते हैं। और कोई, मैं खुद चंडीगढ़ में रहा हूँ तो करप्शन बहुत कम है और ना के बराबर ही है। और जो यहाँ जो लोग हैं वो बड़े ही एक्टिव रहते हैं अपने शहर को लेकर के। जब आप वहाँ खुद, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, यस आई एम बैक। तो प्रो सिटी लोग हैं यहाँ पर, तो और ये बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि शहर में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी, बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, और आसपास भी बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं शहर के आसपास। तो इस वजह से चंडीगढ़ में और बहुत सारे लोग आते हैं। और शहर में जैसे कि इस शहर पे 3 स्टेट यानी कि हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, इन तीनों तरफ से स्टूडेंट आते हैं, स्पेशल इलाज कराने के लिए मरीज़ आते हैं, और भी बहुत सारे काम हो जिनको कैपिटल से 2 स्टेटों के वो तो आएंगे ही। तो ये था हमारा चंडीगढ़ और आज की 3 कहानियाँ और एक जगह के बारे में बात करने के बाद आज का टाइम हो चला है कि हम अपनी इस सेशन को ख़त्म करें। काफ़ी टाइम हो गया, इनफैक्ट अब मैं सोच रहा था कि आधे घंटे में ख़त्म करूँगा, ये ऑलमोस्ट 50 मिनट हो गए हैं। तो ऑल राइट, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सब, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। और अगर आप यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब पे मेरे लाइव स्टोरी टेलर करके चैनल है मेरा, वहाँ उसे सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास ये कहानियाँ आप सुन ना पाए हों या आपके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई हो, क्योंकि आजकल सब जगह इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कहानी आप वहाँ एकदम एक चित्त में सुन सकते हैं। लाइव स्टोरी टेलर, लाइव स्टोरी टेलर के नाम से है। मैं चश्मों में एक छोटा सा गोलाकार मेरा चेहरा वहाँ दिखाई देगा, वहाँ जाएं। आप जैसे ही जाएंगे आपको मेरे बैकग्राउंड और मेरे फेस से पता लग जाएगी हाँ ये कहानियाँ मैं ही सुना रहा हूँ।
तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कहानियाँ रह गई हों वो कहानियाँ ज़रूर सुनें। तो आज के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, और कल रात 10 बजे यहीं लाइव आपके साथ फिर मुलाकात होगी नई कहानियों के साथ। एक नई जगह के बारे में बात करेंगे, मैं आपको सुनाऊंगा। और आपके पास कोई कहानी हो तो मुझे ज़रूर भेजें, मैं ज़रूर आपके लिए ये शेयर ज़रूर करूँगा सबके साथ। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इस लॉकडाउन में अपने घरों में व्यस्त रहें। आशा करता हूँ जल्द मिलेंगे फेस टू फेस। जिन लोगों को मैं जानता हूँ और जिन्हें नहीं जानता उनसे भी लाइव मुलाकात होती रहेगी। तो कल तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर।